एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में, जिसमें पेट का क्लास चल रहा है। और ये हमारे पीछे एक शेड्यूल है जो आप देख सकते हो। सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक वीडियोस आते रहते हैं। आप इनको अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। बहुत लेंदी वीडियोस नहीं है। आप कभी भी कोई भी चलते फिरते कोई भी काम करते वक्त उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से उस एक पर्टिकुलर वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया पेजेस हैं। हमारे बारे में जानने के लिए, हमारे कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आप हमसे इन प्लेसेस पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर रेविंग्स और काबिल हमारे 2 ऐप्स हैं जिनको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई हमारा कोर्स परचेज करना हो, कोई हमारा क्विज वगैरह अटेम्प्ट करनी हो, तो वो आप यहाँ से फ्री कर सकते हैं। और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं ucidigital.in। ucidigital.in इज़ आवर वेबसाइट, तो आप चाहें तो उसको भी विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। ये हमारे कोर्सेज है जिसमें हम बात कर रहे हैं 199 रुपीज़ फॉर पर सब्जेक्ट लूसेंट के कोर्स की, जिसमें एक्सरसाइज पे बहुत फोकस किया हुआ है। एंड एज वी नो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और उतना ही जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप रिफाइंड होते जाएंगे। तो कुछ प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ज्योग्राफी, पॉलिटी के कोर्सेज आपको जीएस वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। फिजिक्स का वॉल्यूम 1 हमारे पास अवेलेबल है। हिस्ट्री का वीडियो नहीं है, बाकी अर्थमेटिक है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। तो जो भी अगर आपको लगता है, आपको ज़रूरत है, तो आप परचेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज आपके हिंदी में रहने वाले हैं और 6 मंथ के लिए आपको 199 रुपये में ये दिया जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज़रूर से ख़रीद लें। 6 महीने जो है, 6 महीने का एक कोर्स है एनडीए का, जिसमें 600 से ज़्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्ट कराए गए हैं। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है, 360 डिग्री कवरेज किया गया है सिलेबस का। सेम जो है आपका 1 ईयर का भी एक पैकेज है और उसमें आपको कुछ नॉमिनल से प्राइजेस पे करने हैं। सेम चीज़ है। और 600 प्लस जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो 1 साल के लिए ओपन रहने वाले हैं, तो वो भी आप देख सकते हो और अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। आज फिर से हम एक लोकसभा का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं, पार्ट 3। अगर आपने पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं ज़रूर देखिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप ऑलरेडी छोड़ करके आ गए हो। शुरू करेंगे आज के इस लेक्चर को और फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर संसद के सदस्य? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ, या जब हमारी नई लोकसभा बनकर के आती है, बिल्कुल न्यू लोकसभा बनकर के आती है, तो उस समय पे क्या होता है कि जितने भी जैसे 500 लोग चुने गए, अब ये 500 लोगों को एक हॉल में बिठा दिया जाता है। सबसे पहले एक व्यक्ति चुना जो सबसे इनमें से सीनियर होगा, जो मोस्ट सीनियर बंदा होगा, उसको क्या बना दिया जाता है? उसको बना दिया जाता है प्रो टेम स्पीकर। क्या बना दिया जाता है? प्रो टेम स्पीकर। और ये जो प्रो टेम स्पीकर होता है फिर ये आगे की कार्यवाही देखता है। अब ये बैठेगा गद्दी पर, ठीक है, और बाकी के लोग इस तरह से बैठ जाएंगे। अब क्या कराया जाएगा? अब कराया जाएगा इलेक्शन। किसके लिए इलेक्शन होगा? ये इलेक्शन जो होगा वो होगा स्पीकर चुनने जाने के लिए। कुल मिलाकर के समझ में क्या आया? क्या बताने जा रहे थे कि यहाँ पर जो लोकसभा के सदस्य चुन करके आए हैं वही अपना मेन स्पीकर और परमानेंट स्पीकर चुनते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस चेयर पे कौन बैठेगा, किसने चुना? लोकसभा के सदस्यों ने चुना, और यही यहाँ पर आंसर है। अगला सवाल देख लेते हैं। अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो ये नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। मैंने आपको बताया कि लोकसभा आती है, चुनाव होकर के सारे लोग इस तरह से खड़े होते हैं या बैठे होते हैं, और फिर आपके पास आते हैं एक प्रेसिडेंट आते हैं। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं? इनमें से जो भी सबसे मोस्ट सीनियर बंदा है उसको क्या बना देते हैं? उसको बना देते हैं प्रोटेम स्पीकर। और वो प्रोटेम स्पीकर आगे की कार्यवाही देखता है और फिर वो चुनाव करवाता है, और चुनाव करवाने के बाद एक परमानेंट स्पीकर चुन करके आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगला सवाल देख लेते हैं। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो इनमें से सभी के द्वारा लोकसभा की बैठक क्या है? बस क्या है, ओकेजन या फिर कह लो कि इनके मतलब अलग अलग होते हैं। स्थगित कर दी गई यानी कि नेक्स्ट मीटिंग अभी रिसेंट में होगी। सत्रावसान यानी कि ये सेशन का जब लास्ट होता है तो वो सत्रावसान हो जाता है। और विघटन तो किसी वजह से क्या कर दिया गया? विघटित कर दी गई है लोकसभा, लेकिन अभी नेक्स्ट डेट नहीं बताई गई है कि कब आपको नेक्स्ट अपीयर होना है। तो ये आपका क्या है? ये इस तरह का चीज़ें हैं जिससे लोकसभा समाप्त करी जाती है, यानी कि डिसॉल्व कर दी जाती है।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो सिंपल सा है, विघटन आपके राष्ट्रपति कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा विघटित कौन कर सकता है, क्वेश्चन पूछेगा आपका यहाँ पे जो 3 टर्म्स ये थे, स्थगन कौन कर सकता है, सत्रावसान कौन कर सकता है। तो ध्यान रखना विघटन जो है वो राष्ट्रपति कर सकते हैं लोकसभा का। अगला सवाल है सामान्यतः 5 वर्षों की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो देखो वहां पर पूछा गया था ना किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की आज्ञा पर राष्ट्रपति के द्वारा, और वहां पर सीधा राष्ट्रपति आंसर दिया था। तो यहाँ पर राष्ट्रपति कोई भी काम करते हैं वो प्रधानमंत्री की आज्ञा पर करते हैं, जो कहीं कहीं पे लिखा होता है कि मंत्रिपरिषद की आज्ञा से प्रधानमंत्री ये काम करता है, तो राइट आंसर भी यही हो जाएगा। अगला सवाल है लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है, कब बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? संसद द्वारा पारित करके, उच्चतम न्यायालय द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर, या भारत के प्रधानमंत्री के आदेश पर। राइट आंसर संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा ही लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो क्या करा जा सकता है? सीधा यही लाया जाएगा आपका कि कितने टाइम के लिए बढ़ाई जानी चाहिए, और फिर वो बढ़ा दिया जाता है 1 साल या 6 महीने के लिए। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में आती हैं? राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां जो है वो नई अखिल भारतीय सेवा, ये तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास होती है। संविधान संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो संविधान संशोधन करने के विषय में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास इक्वल राइट्स होते हैं, यानी कि लोकसभा से भी वो बिल पास होना चाहिए, राज्यसभा से भी बिल पास होना चाहिए, जितनी मेजॉरिटी चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, और उसके बाद इसको क्या किया जाएगा? पास किया जाएगा। तो याद रखना कि लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर राइट होते हैं संविधान संशोधन वाले विषय में। अगला है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो भैया प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के नेता होते हैं। ऐसे ही अगर हम पूछें कि विधानसभा का नेता कौन होता है, जो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर, वो विधानसभा के नेता होते हैं। अगला सवाल है लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त नहीं होते हैं। जमानत क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक पैसा जमा करना पड़ता है लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए। तो कितने लोग कितना, अगर इतना मत से कम मिलता है तो क्या कर दिया जाता है उनको? उनका जो पैसा है वो वापस नहीं किया जाता। तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1/6 से अगर कम वोट प्राप्त हुए हैं, 1/6 वोट नहीं मिले हैं, तो आपकी जमानत आपको वापस नहीं मिलेगी। अगला सवाल है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, दोनों में, या फिर दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में? संयुक्त सत्र कभी भी नहीं होता है मनी बिल के लिए, संयुक्त सत्र कभी भी नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए। तो डी तो बिल्कुल गलत हो गया। एक साथ दोनों सदनों में भी नहीं आता, राज्यसभा के पास राइट नहीं है, केवल किसके पास? लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव राइट होता है रिलेटेड टू योर मनी बिल। अगला क्वेश्चन है निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? सामान्य विधेयक, निजी सदस्य वित्त विधेयक, और या फिर अभी मैंने बताया पूरा समझाया तो क्वेश्चन अलग तरीके से आ गया। उस टाइम जो क्वेश्चन में लिखा था वो अभी आंसर में लिखा हुआ है, और जो उस टाइम आंसर में लिखा हुआ था वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन आंसर दोनों ही बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन और आपके नॉर्मल यानी अनस्टार्ड क्वेश्चंस। तो एक दिन में अगर तारांकित क्वेश्चंस की बात करें तो 20 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिनका आंसर जो है वो कैसे दिया जाता है? ओरल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है भारत के में क्षेत्रफल की दृष्टि से। जब ये लग जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, तो आंसर आपका लद्दाख जम्मू कश्मीर हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्षेत्रफल ना लिखा हो, सिर्फ इतना लिखा हो कि भारत में सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश का मलकानगिरी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का मलकानगिरी। ठीक है, अगर यहाँ क्षेत्रफल वाइज पूछा जा रहा है तो लद्दाख हो जाएगा, लेकिन अगर क्षेत्रफल नहीं पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं किसमें? इन सभी मामलों में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान होती हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों लोग वोट करते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों वोट करते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग चलाना है तो भी दोनों सदन का बराबर पार्ट होता है। अगला सवाल है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव जाहिर सी बात है लोकसभा में लाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि जो आपका अविश्वास प्रस्ताव है वो कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? तो जो आपकी 5वीं लोकसभा थी उसने जो है
10 वर्षों तक या फिर 7 वर्षों तक कार्य किया है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी और कई 2 बार जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। अगला सवाल है, और किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो किस राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित और इस तरह के प्रस्तावित हैं या फिर क्या है, प्रतिनिधि निर्वाचित हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो है आपको देखने को मिल जाएगा ट्राइब्स और SC ST वाली कम्युनिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, इस वजह से सबसे, और बड़ा क्षेत्र भी है तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? कहाँ पर आरक्षित नहीं है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर उपरोक्त सभी? राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। कर्नाटक हो या केरल हो, तमिलनाडु हो, कहीं भी आपका जो है यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के लिए, किसके लिए? अनुसूचित जनजातियों यानी ट्राइब्स के लिए यहाँ पर सीट्स जो हैं वो आरक्षित नहीं की गई हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST दोनों कम्युनिटीज के लिए क्या है, आरक्षण नहीं दिया गया है? ये पूछ रहा है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा या इनमें से सभी? तो ये सारे ही स्टेट्स हैं जहाँ पर SC और ST कम्युनिटी के लिए सीट्स रिजर्व नहीं है, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, गोवा है, और पीछे जो है जिसमें से STs के लिए सीट्स रिजर्व नहीं थी वो आपका केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। दोनों ही अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ लाया जा सकता है? सर्वप्रथम ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, सिंपल सा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले धन विधेयक के बारे में आपको बताया। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? तो छठी लोकसभा थी, जिसमें सबसे कम थी निर्वाचितों की संख्या, शायद इसमें 21 थी। और अगर हम बात करें कि सबसे पहली जो अपनी लोकसभा बनी थी 1952 में, उस समय कितनी थी महिलाओं की संख्या लोकसभा में? उस समय 24 थी। कितनी थी? 24 महिलाएं हुआ करती थी। और सबसे अधिक पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक महिला सांसद कौन सी वाली लोकसभा में थी? तो 16वीं लोकसभा जो थी उसमें सबसे अधिक महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अभी तक देखने को मिला था। आई थिंक 66 विमेन्स थी जब हमारी 16वीं लोकसभा थी, यानी कि अभी जो करंट में चल रही है उसके ठीक पहले। अगला सवाल है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो न्यूनतम सदस्य संख्या 50 है। अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो उस प्रस्ताव में कम से कम 50 लोगों का साइन होना चाहिए, तब वो प्रस्ताव लेकर के आप आ सकते हैं। अगला सवाल, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में प्रथम लोकसभा की बैठक हुई थी, जिसमें टोटल आपके 489 मेंबर्स थे शायद, और 24 विमेन्स थी उसमें से, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? सिंपल सा है, लोकसभा के, क्योंकि आपका जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है ये एक दूसरे के पूरक होते हैं और क्या कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लोकसभा की किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, ठीक है, या फिर मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार करके, ठीक है, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार करके। तो बिल्कुल सही है, सभी इसमें से सही हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा गया है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व का व्यवहारिक रूप कैसे देती है? तो इन सभी तरीकों से देती है। अगला सवाल है, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो SC के लिए सीट रिजर्व होती है, STs के लिए सीट रिजर्व होती है, लेकिन OBC के लिए कोई सीट रिजर्वेशन नहीं है। तो आपका C जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा था कि किसके लिए नहीं रिजर्व होती हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम हो सकती है 552। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, अधिकतम 552 हो सकती है। प्रेजेंट टाइम पे कितनी है? 543 है। पहले 545 हुआ करती थी। क्यों 2 कम हो गई? क्योंकि अभी जो 2020 से जो एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन था वो खत्म कर दिया गया है, जो राष्ट्रपति उनको नॉमिनेटेड करते थे। तो ये याद रखिएगा। अब इसमें से 530 सदस्य जो हैं वो कहाँ से आते हैं? 530 सदस्य राज्यों से चुन करके आते हैं, और जो आपके
13 सदस्य हैं वो कहाँ से आते हैं, 543 की बात हो रही है इसमें, तो और जो 13 बचे हुए हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आपके यूटीज से आते हैं। तो ये भी बाइफिकेशन याद रखना है, जिससे मैंने आपको पहले बताया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थिति सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या फिर उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। तो जो आपका संयुक्त बैठक होती है उसमें जितने भी सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के, सभी का साधारण बहुमत हो अगर, तो वो बिल जो है पास माना जाता है। अगला सवाल, शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल वो है जब सभी लोग संसद में मौजूद होते हैं और अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, तो उसे हम शून्यकाल कहते हैं। और ये शून्यकाल जो है वो इंडियन ओरिजिन है, कहीं किसी फॉरेन बुक में ऐसा नहीं लिखा है, इंडियन ओरिजिन है, ये भी याद रखना। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाया जा सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम तो कितने भी बार बुला सकते हो आप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे लोकसभा से रिलेटेड, और यहाँ से मैंने आपका जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट करा दिया है, जिसमें मैंने पार्लियामेंट के अलग से क्वेश्चंस लेकर के आई थी 2 पार्ट्स में, फिर आपके राज्यसभा के 3 पार्ट्स आए और सेम आपका लोकसभा के 3 पार्ट आए हैं। तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपका पूरा ये टॉपिक जो है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें दिया है, आपका जीए वाले पार्ट में भी दिया गया है और आपका पॉलिटी वाले पार्ट में भी है। तो दोनों का ही कवर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर आते हैं यहाँ से, हर साल आते हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।